नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ मॉडल पेपर। जैसे कि मालूम है कि अभी अपकमिंग एग्जाम हमारा सीजीएल टीयर 2 है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास में रेगुलर चला रहा हूँ। रोजाना ये 11:30 बजे सेशन चलती है। अगर कंप्यूटर नॉलेज की क्लास आप ढूंढते हो तो ये सेशन आपका जवाब हो सकता है। रोजाना आप यहाँ पे 11:30 बजे आइए। यहाँ पे मैं टॉपिक भी करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे एमसीक्यूज भी करता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए तो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो ये रहा आपके सामने कुछ बेहतरीन प्रश्न। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या है वो देखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हाफ डुप्लेक्स एग्जाम। इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली एक हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण इनमें से कौन सा। वेरी गुड मॉर्निंग अंकित, वेरी गुड। किंजल गुड मॉर्निंग। सोलंकी गुड मॉर्निंग। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरह है, इनमें से कौन सा है जो एक हाफ डुप्लेक्स, हिंदी भी देख सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स प्रणाली का उदाहरण क्या है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या है राइट आंसर, तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा वॉकी टॉकीज। अब ये हाफ डुप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग जितना भी बात करते हैं नेटवर्किंग में, वो बेसिकली तीन भागों में बांटा रहता है। एक हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स, एक हम लोग कहते हैं एक सेकंड में थोड़ा सा आपको बोर्ड पे बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली तीन प्रकार का होता है। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स, और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। थोड़ा सा सबके बारे में समझिएगा यहाँ पे क्या है ये सब चीज। ये तीन तरह का हम लोग कम्युनिकेशन मोड कह सकते हैं। कम्युनिकेशन मोड क्या है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन पे दबा लो, आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीन प्रकार का हमारा होता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा तीनों के बारे में समझते हैं। ये तीन तरह का मोड है। अगर हम लोग कहीं भी बात कर रहे हैं, कहीं भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो यही तीन तरीका हो सकता है जिससे आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बोला सिंप्लेक्स। तो बच्चों सिंप्लेक्स में होता है क्या, तो सिंप्लेक्स के बारे में समझिएगा। ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें वन वे कम्युनिकेशन हो, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होगा, यानी ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स। जैसे कि टीवी, टीवी में वन वे होता है। जैसे कि रेडियो, रेडियो हमारा वन वे होता है। मन की बात मोदी जी कहते हैं, अगर मोदी जी मन की बात कहते हैं तो काइंडली हम लोग क्या सिर्फ सुन पाते हैं, उनको जवाब दे पाते हैं क्या। उन्होंने कह दिया कि नहीं रोजगार, मित्रों मैंने इतना रोजगार दे दिया, ठीक है भाई मान लिए, मैं आपको रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मोदी जी हमसे जो बात करते हैं वो रेडियो पे बात करते हैं। तो रेडियो क्या है, तो सिंप्लेक्स है, इसीलिए हम उनको जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, अगर हमको फोन पे बात करें, वीडियो चैट पे बात करें तो आराम से जवाब दे देंगे उनको हम। तो बच्चों याद रखिएगा, तो ये जो सिंप्लेक्स है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन साइडेड होता है। जैसे टीवी, रेडियो, कोई भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब हमारा सिंप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है वो हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड जो टू वे तो होगा, यानी कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक समय में एक ही होगा। एक समय में एक ही होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल में था वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी बच्चों, जैसे कि वॉकी टॉकी होता है, वो दोनों साइड से करेगा, वो दोनों साइड से तो करेगा लेकिन एक समय में एक ही करता है। ओवर एंड आउट, हम लोग जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, हम लोग जो भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट मैसेज है वो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। आप किसी से बात करते हो, जो टेक्स्ट वैक्स्ट करते हो, तो क्या ऐसा होता है क्या कि नहीं दोनों साथ में मैसेज कर रहे हो, दोनों के मैसेज में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस जरूर होता है। ठीक है, तो एक का खत्म होता है तब दूसरा स्टार्ट करता है, दूसरा का खत्म होता है तब तीसरा का स्टार्ट होता है। अगर दोनों पैरेलल करते हो तो टाइपिंग ही दिखता है, ऊपर देखना टाइपिंग ही दिखता है, दोनों का मैसेज नहीं दिखता है यहाँ पे। तो बेसिकली वो है क्या, तो वो मेरा हाफ डुप्लेक्स। हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वॉकी टॉकी से बात करते हैं, रेलवे का पटरी जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम होता है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा एट सेम टाइम, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा एट सेम टाइम। जैसे कि टेलीफोन, जैसे कि फोन पे हम लोग बात करते हैं,
जैसे कि हम लोग वीडियो चैट करते हैं, जैसे कि हम लोग वॉइस चैट करते हैं बच्चों। अगर वीडियो चैट, वॉइस चैट ये वाला काम हम लोग कर रहे हैं तो ये है क्या? तो ये फुल डुप्लेक्स है। तो ये तीन ही तरह का मोड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, जैसे टीवी, ये वन साइडेड है, मोदी जी वाला बात। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ से होगा लेकिन एक समय में एक ही आदमी बात करेगा, ठीक है। तीसरा है फुल डुप्लेक्स, दोनों साइड से पैरेलली बात हो सकता है, वो हमारा फुल डुप्लेक्स, जैसे कि वीडियो कॉल वगैरह। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहो और लोगों के साथ शेयर भी करते रहो, ताकि और भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हो और मेरा मनोबल यहाँ पे बढ़े जब अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये काम जरूर करते रहिएगा, बहुत बच्चों को बताते रहिएगा। नहीं, कंप्यूटर नॉलेज की एक अच्छी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि पूरी अच्छी क्लास प्रोवाइड करूँ ताकि आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और कुछ कुछ ज्ञान की बातें भी हमारी हो जाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर? इनमें से कौन सा ऐसा दुभाषी यानी कि इंटरप्रेटर के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? क्या एक प्रकार का निर्देश का अनुवाद करता है, इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, ऑब्जेक्ट कोड सेव फॉर द यूजर, या रिपीट इंटरप्रेटर इज नॉट नेसेसरी? चलिए कौन सा पार्ट है जो ये सही है? उपरोक्त सभी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर ये इंटरप्रेटर होता क्या है। बेसिकली इंटरप्रेटर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, एक तरह का ट्रांसलेटर होता है। अब ये ट्रांसलेटर क्या होता है सर? आजकल अनुवादक ट्रांसलेटर का वैकेंसीज भी आता है, तो ट्रांसलेटर होता है क्या बच्चों? याद रखिएगा कि अगर हम जो कोड लिखते हैं या कंप्यूटर को जो हम बोलते हैं या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड, ठीक है। यानी यूजर जो टाइप करता है उसको कहा जाता है सोर्स कोड। हम जैसे एबीसीडी में लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको समझता है 10, ठीक है। कंप्यूटर अभी भी हमारा समझता है 10 में, को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, तो ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में लगा होता है ट्रांसलेटर, और उसी ट्रांसलेटर का एक टाइप है इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर काम कैसे करता है? तो ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, वन वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। तो एक बार में एक ही लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और इसी का एक भाई है कंपाइलर, वो भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन वो सारे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। दोनों में अंतर समझिएगा। कंपाइलर क्या करता है? ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो मेरा लाइन बाय लाइन हमारा ट्रांसलेट करता है बच्चों। तो चीजें आपको समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द, यानी ये सारा काम हमारा इंटरप्रेटर करता है। के बारे में लिख लेना, इंटरप्रेटर क्या है? तो बेसिकली ट्रांसलेटर है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वेरी गुड, राम राम जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो शेयर जरूर करें सेशन को, ताकि अधिकतर लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो। आगे की बात करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर? इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी नंबर का उदाहरण है? राम राम जी, सबको राम राम। इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल है? तो आपको ये ए बी करके ऑप्शन दिया गया है एक। चलिए, तो इनमें से कौन सा है जो एक हमारा क्या है? तो ये हमारा बाइनरी नंबर। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। बच्चों हमें मालूम होना चाहिए बाइनरी नंबर किसे कहते हैं। वो नंबर जो 0 या 1 से मिलके बना होता है उसे बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है, बाइनरी का पावर भी 2 होता है, और टोटल नंबर भी अगर पूछा जाए तो वो भी हमारा 2 ही। 0 और 1 तो 2 ही हुआ। तो वो अंक जो 0 और 1 के अंकों का इस्तेमाल करें उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर, जो 0 1 से मिलके बना होता था। राइट आंसर हमारा हो गया 0, ठीक है। चलिए, तो चीजें समझ में आ रही है। वेरी गुड। सबका नाम लिया जाएगा, काम ऐसा करो कि नाम हो, तो पहले काम तो ऐसा करो। चलिए बच्चों, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ऑक्टल नंबर 12 इज इक्वल टू विच डेसिमल? बहुत अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा समय देते हैं। सवाल क्या पूछा गया है कि 12 नंबर एक ऑक्टल है। 12 एक ऑक्टल है बच्चों, ये 12 ऑक्टल है, और ये किस दशमलव के बराबर है? यानी कि ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, इनडायरेक्टली कन्वर्जन है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमें पहले ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर बाइनरी से डेसिमल करेंगे। वैसे डायरेक्ट भी होता है, लेकिन आपको हर चीज के लिए अलग अलग रूल सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक कॉमन रूल बताता हूं कि ऑक्टल से डेसिमल अगर करना है तो पहले उसको बाइनरी कर लो और फिर उसको डेसिमल में कर दो। वो बच्चे जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये सारा कन्वर्जन टाइप है, वो मैं सारे वीडियोस में करा चुका हूं।
मैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये सबका टेक्निक कैसे कन्वर्ट होता है ये सब मैंने डिटेल में बताया है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों 12 एक डेसिमल है, तो आपको मालूम है कि अगर हमें सबसे पहला काम क्या करना है, तो 12 ऑक्टेल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी ऑक्टेल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तरीका क्या होगा। जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको 10 होगा आंसर या 12 होगा, हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, किंजल अमन बेटा थोड़ा सा मुझे समय दे दो, ठीक है। तो बेटा 12 ऑक्टेल हमको लाना है बाइनरी में। तरीका क्या है, हमने बताया था जितना डिजिट है उतना 1 2 4 लिखो, 1 2 4। यहाँ पे 2 डिजिट था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया 1 2। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि इनमें से कौन कौन से अंकों को जोड़ के हम ये ला सकते हैं। तो 2 कैसे लाएंगे, तो सिर्फ 2 अंकों का उपयोग करें। तो जिस अंक का उपयोग किया उसके नीचे 1 लिखिए और रेस्ट वाले को 0 लिख दीजिए, खत्म कहानी। उसी तरह 1 है तो 1 लाने के लिए सिर्फ 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी रेस्ट हमारा 0 हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर 12 एक ऑक्टल है, इसकी बाइनरी की बात करें तो क्या दिख रहा है, 0 0 1 0 1 0। अब शुरू वाला 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो दैट मीन्स हमारा ये बाइनरी आया, ये बाइनरी आया अगर ऑक्टल से हम बाइनरी किए। दूसरा, अब इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पे मेरे पास डिजिट क्या है, तो 1 0 1 0 डिजिट है। आपको ये बताए थे जब भी डेसिमल से बाइनरी करना है, करना क्या होगा, आपको राइट हैंड से जाके काउंटिंग स्टार्ट करना होगा। 1 से काउंटिंग स्टार्ट किए और उसका दोगुना कीजिए। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। ये दोगुना वाला कर्म किसमें होगा, जब ऑक्टल सॉरी डेसिमल से बाइनरी का काम करेंगे। तो वो बच्चे जो आज पहली बार जुड़े, प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने हर तरह का कन्वर्जन के बारे में बात किया है। चलिए बात करते हैं। तो 1 से स्टार्ट किया, दोगुना करते हुए आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, इनमें से जिसके सर पे 0 है उसको हटा दो, ये 0 0 खत्म हो गया और रेस्ट जितना बचा उसको जोड़ दो। 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कि इस बाइनरी का डेसिमल वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो दैट मींस अगर हम पूछा गया था 12 ऑक्टल है, उसका डेसिमल क्या होगा, तो उसका 10 होगा। मैं दोबारा बताता हूं मैंने किया क्या। पहले ऑक्टल से मैंने बाइनरी कन्वर्ट किया, मैं आपको दोबारा बताता हूं बच्चों। मैंने ऑक्टल से पहले बाइनरी कन्वर्ट किया, फिर जो बाइनरी वैल्यू मेरा आया उसको फिर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया और इस तरह मेरा आंसर मिल गया ऑक्टल से डेसिमल में। अगर आपको किसी और भी टाइप का पूछा जाए, हो सकता है कि ऑक्टल से आपको हेक्साडेसिमल पूछा जाता है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं इसी तरीके से। तो समझ में आ गया, एक बार सारे बच्चे कह दो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गणित थी, थोड़ी सी गणितीय विधि का आपको इसमें उपयोग करना था। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार बता दो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। समझ में आ गया बच्चों, सारे बच्चे सी कह भी रहे थे। तो तरीका ये मैंने किया कि पहले हमारा ऑक्टल से डेसिमल, तो ऑक्टल से पहले मैंने बाइनरी किया, फिर बाइनरी से मैंने डेसिमल कर दिया। 8 2 10, 8 और 2 10 ही आएगा, जिसका 11 आ रहा है वो गलत आ रहा है। ठीक है, 1 2 4 8, 8 और 2 10 ही आएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इनमें से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। वो पावर पॉइंट है, वो एक्सेस है, वन शॉट है, फ्रॉम है, पब्लिशर है, क्या होगा बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली हमारा क्रोम जो है ये नहीं है। क्रोम किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्रोम हमको मिलता है किसमें, तो गूगल के माध्यम से। ठीक है, गूगल, जैसे एंड्रॉयड है गूगल का, एंड्रॉयड है गूगल का, जीमेल है गूगल का। ठीक है, आपको मैप दिखता है गूगल का। ठीक है, आपको हैंगआउट दिखता है, वो हैंगआउट दिखता है वो है गूगल का। ठीक है, और तो ये सब तमाम प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। गूगल ड्राइव की बात करते हैं, ड्राइव है हमारा गूगल का। ठीक है, बहुत सारा ऑन नोट है हमारा गूगल का, ऑन नोट, ऑन नोट गूगल का नहीं, सो ऑन नोट तो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कहने का मतलब जीमेल, मैप, हैंगआउट, एंड्रॉइड, ये सब क्या है, तो ये गूगल का प्रोडक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस जब इंस्टॉल करता है तो हमें पावर पॉइंट मिल जाता है, हमें एमएस एक्सेस डेटाबेस मिल जाता है, ऑन नोट मिल जाता है, पब्लिशर मिल जाता है। के अलावा माइक्रोसॉफ्ट में और क्या क्या आ रहा है, तो हम लोग देखते होंगे वर्ड भी आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है। ठीक है, एक्सेल आ जाता है, एक्सेल भी हमारा आ जाता है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोग ग्रोव कहते हैं वो भी आ जाता है बच्चों। ईमेल हैंडलिंग करने के लिए आउटलुक आता है, वो भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट का ही है।
तो बच्चों कौन किस कंपनी से एसोसिएट है, कौन सा गूगल का है, कौन सा, हाँ यूट्यूब भी कह सकते हैं, यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी हमारा किसका है बता दो, तो वो भी गूगल का ही है। ठीक है, पहले ये दूसरे का था, ये एक्वाइजेशन यूट्यूब का हुआ था बाद में, जब यूट्यूब को किसी और ने बनाया था, लेकिन गूगल उसको अपने अंदर रख लिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो किसी और ने बनाया था, गूगल उसको अपने अंदर रख लिया। ठीक है, तो नॉर्मली हमको उतना लफड़े में नहीं है, लफड़ा ये है कि ये सब क्या है, तो यूट्यूब की बात करें, ये सब किसका है, तो गूगल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है सबको, तो गूगल क्रोम वो भी है, जीमेल है, मैप है, तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है, गूगल का क्या होता है, एंड आईओएस में जैसे एप्पल का क्या, आईओएस जो है वो एप्पल का है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्पल का है। ठीक है, तो इसके अलावा आई ट्यून, आईफोन, ये सब क्या, ये सब हमारा है एप्पल का प्रोडक्ट। कौन किस कंपनी का प्रोडक्ट, थोड़ा सा ये जानकारी अगर आपको रहता है तो आपकी चीजें आसान हो जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, और ऐसे से भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा जो एक एंटीवायरस नहीं है बच्चों, इनमें से कौन सा है जो एक एंटीवायरस की कैटेगरी में नहीं आएगा, इनमें से कौन सा है जो एक एंटीवायरस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आईओएस, कैस्प्रिस्क है, या फिर हमारा एवीजे, या फिर मैककेफे, या नॉर्टन, कौन सा है जो एक एंटीवायरस नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। अभी मैंने प्रोडक्ट की बात करी है, ये सारे चलिए, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए तो बात अगर करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे iOS जो है ये मेरा क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, iOS क्या ऑपरेट, इसी तरह हमारा एंड्रॉइड भी क्या है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा विंडोज भी क्या है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हमारा लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी। और ये सब हमारा क्या, ये सब हमारा एंड, सब हमारा एंड। तो बच्चों कौन सा एंटीवायरस, आप कभी कभी मीडिया प्लेयर के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको दिमाग में रखना है कौन सा मीडिया प्लेयर होता है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ये दिमाग में जरूर रखना होगा, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नॉन एज, क्या दिखू दिखू बोल रहा है बेटा, चलो, तो अब दिख नहीं रहा है क्या, बिल्कुल। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल बड़ा तगड़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर ये डेटाबेस क्या होता है, ये भी तो हमको नहीं मालूम है। तो बच्चों डेटाबेस होता है क्या, समझ लीजिएगा, डेटाबेस समझने से पहले आपको डेटा समझना चाहिए, डेटा क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर हम लोग कहते हैं अनप्रोसेस अनस्ट्रक्चर फैक्ट एंड फिगर, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो अनप्रोसेस है, अनस्ट्रक्चर है, उसे हम लोग डेटा कहेंगे। ठीक है, यानी कि डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड अनप्रोसेस अनस्ट्रक्चर अनप्रोसेस हो गया, अनऑर्गेनाइज हो गया, उसे हम लोग डेटा कहेंगे, पहला पार्ट। दूसरा, अगर वही चीज जब प्रोसेस हो जाता है, वही जब प्रोसेस हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है और स्ट्रक्चर होता है, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में हम लोग जो इनपुट देते हैं काइंड ऑफ डेटा ही देते हैं, और वो हमें जो रिजल्ट देता है वो मेरा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन की बात है, डेटा देता है और इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस करके देता है। अब बात समझिएगा, अनऑर्गेनाइज के बारे में समझ गया, वो डेटा है। अब इसी तरह अगर हम लोग बोलते हैं, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, इंटर रिलेटेड डेटा, अगर इंटर रिलेटेड डेटा कुछ है, अगर ऐसा कुछ कलेक्शन बन रहा है, तो उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं, हम लोग डेटाबेस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज नॉन एज ए डेटाबेस। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में है, तो स्कूल में कैसा है, तो स्टूडेंट का डेटा है, टीचर का डेटा है, कोर्सेज का डेटा है, फीस का डेटा है, क्लासरूम का डेटा है, तो ये सब एक दूसरे से अपना अपना क्या है, लिंकअप है। तो ये एक तरह का कलेक्शन बना, तो इसको हम लोग डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व है। दूसरा, तो इसी डेटाबेस में बहुत सारे चीजें होती है, डेटाबेस को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, इसी में होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली कहा जाता है स्कीमा को, किसे कहा जाता है, स्कीमा को स्ट्रक्चर कहा जाता है, याद रखिए।
अब है कि सर एंटिटी क्या होता है, तो अगर मान लो डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें अगर टेबल किसी का बनाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, तो टेबल को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या होता है, तो अगर टेबल में किसी कॉलम नेम की बात कर रहे हैं या उसे हम लोग फील्ड भी कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। उदाहरण के तौर पे समझिएगा थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है सर आप तो समझ गए कि भाई आप कमांडो लग रहे हैं, तो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम कमांडो हैं। ठीक है, हम कमांडो हैं, लगना नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर देते हैं, डेटाबेस और ये एंटिटी और एट्रीब्यूट के बारे में समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो वहां पे डेटा क्या होगा, तो स्टूडेंट एक डेटा होगा, फैकल्टी एक डेटा होगा, फी एक डेटा होगा, कोर्सेस एक डेटा होगा, क्लासरूम, ये सब क्या है, ये सब डेटा है। ठीक है, अब इसी डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट का सारा डिटेल हम लोग टेबल में स्टोर कर रहे हैं। ऐसा ये टेबल है बच्चों, तो स्टूडेंट का डिटेल हम लोग ऐसा टेबल में स्टोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहा जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी, स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी कहा जाएगा। इसी तरह अब स्टूडेंट का क्या क्या क्वालिटी हम लोग स्टोर करेंगे, तो स्टूडेंट का मान लो कि रोल नंबर हम लोग रखते हैं, स्टूडेंट का नेम रखते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस रखते हैं, ये सब चीजें का बहुत सारा हम कॉलम बनाते हैं। तो ये कॉलम को ही हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, ये कॉलम को ही हम लोग एट्रीब्यूट। आप समझ में आया एट्रीब्यूट क्या होता है, टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होता है? यहां तक समझ में आ गया? एक बार बच्चे कह दो यस सर समझ में आ गया, क्योंकि बहुत डिटेल तक मैं जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, ताकि इर्द गिर्द भी अगर सवाल बने तो आप छूटे ना, मैं ये कोशिश में रहता हूं, सिर्फ एमसीक्यूज ना करके पूरा चैप्टर ही एक तरह से आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, जो भी इर्द गिर्द इसके सवाल बनते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। तो काइंडली आप रेगुलर यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, आप यहाँ पे वो तूफानी तूफानी वाला काम नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस देके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आंसर रटना है तो गूगल में भी क्वेश्चन सारा पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड करके पढ़ लो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स पड़े हुए, जाके निकाल के पढ़ लो। आप मेरे पास आए, अगर आधा घंटा आप मेरे को देते हैं तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि आपको मैं कुछ सही चीजें दे के भेजूं। तो और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप रेगुलर यहाँ पे आए। रेगुलर आपकी जिम्मेदारी है कि आधा घंटा मेरे साथ समय बिताइए, और मेरी जिम्मेदारी है कि उस आधा घंटा को मैं फुर्तबुल करके आपके साथ आपको भेज दूं। ठीक है, तो ये दोनों हम अगर अपने एंड का काम, अगर अपने मैं भी अपना काम अच्छे से करूं, आपका भी आपका काम अच्छे से करो, तो रिजल्ट तो आपका अपना ही है। रिजल्ट के लिए हम लोग सब कर रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है, कैच एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। चलिए तो बच्चों अगर मैं यहां पे बात करता हूं, किसका क्या सवाल है? ठीक है, सवाल मैं लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पे। वेरी गुड, थोड़ा सा इस प्रश्न पे भी एक बच्चे का है कि सर मैं गांव से हूं, क्या सवाल है भाई? भाई आपका हंसवर ग्राउंड क्या सवाल है वो बताइए। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, कैच एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी होल्ड देयर कंटेंट, कहने का मतलब ये बोल रहा है, कैचेस कहने का मतलब, कैचेस और मेन मेमोरी यानी कि रैम एक ऐसा मेमोरी है जो डेटा तब तक ही रखता है जब तक कंप्यूटर में पावर रहता है। कंप्यूटर का पावर बंद होता है वो डेटा लॉस करता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? तो जाहिर सी बात है, इससे हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कहने का मतलब है वो मेमोरी जो डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करता है, और वो मेमोरी जिसको लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जो भूल जाए वो वॉलेटाइल, जो नहीं भूले वो नॉन वॉलेटाइल। जैसे कि रैम हमारा वॉलेटाइल है और उसी को मेन मेमोरी कहा गया। जैसे कि कैचेस मेमोरी वो वॉलेटाइल है, उसको भी हमारा टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। जैसे कि रजिस्टर वो भी टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बढ़ने से पहले तो पे हम जिक्र कर देंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बैच चल रहा है रोजाना। 23 दिसंबर से ये बैच चल रहा है। मेरा खुद की क्लास यहाँ पे 12 बजे चलती है, 12 से 1 यहाँ से मैं जाऊंगा और फिर उस बैच को लूंगा टीयर 2 में। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो सीजीएल का फॉर्म तो चलो दे दिए, लेकिन आने वाले एग्जाम जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरा कैलेंडर ही रिलीज हो चुका है एसएससी का, उन सारे एग्जाम को अगर कवर करना चाहते हैं तो आपको एनरोलमेंट करना चाहिए एसएससी महापैक के साथ। एसएससी महापैक में क्या है, आपको सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का, जितना भी सीजीएल का एग्जाम होगा
सब आपका यहाँ पे कवर हो। यस, सीएचएसएल में भी मेरी क्लासेस लगेगी, यानी जितना भी कोर्सेज यहाँ पे आएगा सब में मेरी क्लासेस लगेगी और सबकी क्लास लगेगी। सिर्फ मेरी क्लासेस नहीं, आपको एक सिलेक्शन के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ उसके टेस्ट सीरीज भी चाहिए, उससे कंसर्न वीडियो कोर्स भी चाहिए, उनसे कंसर्न आपको क्रैश कोर्स भी चाहिए। यानी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं एसएससी महापैक में। और इसकी जो वैलिडिटी होती है नॉर्मल पे 1 ईयर की होती है, लेकिन अगर आप एनरोलमेंट इसमें लेते हैं तो अभी चल रहा है 1+1 ईयर, यानी कि 12+12 का आपको यहाँ पे ऑफर चल रहा है। फायदा ये होगा कि आपको 2 साल का यहाँ पे इंडॉलमेंट का वैलिडिटी मिल जाएगा। 2 साल कहने का मतलब है कि जब भी कैलेंडर लॉन्च होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी सीएचएसएल का ही एग्जाम है, अभी डेट आया है, लेकिन अगला 2022 में ही डेट आया था और 2023 में उसका एग्जाम होगा, यानी 2 ईयर कवर किया। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम है जो 2 ईयर तक कवर करता है। तो इसीलिए अगर आपके पास अगर महापैक का एनरोलमेंट है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 साल तक आप सारे चीजें जो भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता पड़ती है क्लास के साथ साथ, वो सारी चीजें हम लोग एसएससी महापैक में प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ये सलाह है आपका कि आप जाके एनरोलमेंट कर लीजिए अगर एसएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये आपका खुशकिस्मती है कि ये 2 साल से एसएससी का सिस्टम सही हो गया। आप अपने सीनियर से जाके पूछिएगा कि 2017-18 में एसएससी का क्या हाल था। वहां पे एग्जाम रेगुलर नहीं हुआ करता था, बच्चे भ्रमित थे, परेशान थे। लेकिन ये आप लक्की बच्चे या कहें खुशकिस्मत है कि आपके पास कैलेंडर दोनों साल का है ऑलरेडी, सारा एग्जाम कब होना है, कब रिजल्ट होना है, ये सारी चीजें आपके पास है। तो आपका काम बस यही है कि आपको प्रिपरेशन करना है और ज्वाइन करने के लिए आपको वहां पे कूपन कोड लगाना है Y706। मैं बार बार कहता हूं Y706 लगा के सारे कोर्स में एक्सेस आप पा सकते हैं, Y706। और इससे आपको क्या है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ऐप से लीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 1% एक्स्ट्रा मिलता है। Y706 कोड का आपको वहां पे, ठीक है। चलिए, मेरा काम है समझाना। आई होप आपको चीजें समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, इस कोड का इस्तेमाल करके आज ही एनरोलमेंट ले लीजिएगा और कोई भी सवाल होगा कोर्स के रिगार्डिंग तो क्लास के अंत में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम टॉपिक करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा केबल, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। इनमें से कौन सा ऐसा केबल है जो हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करेगा। हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन से केबल का उपयोग करते हैं बच्चों, ये सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा और ऑप्टिकल फाइबर है जो सबसे हाई स्पीड तो ट्रांसफर। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल होता है। हाई स्पीड भी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग इसी का ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग जो आज इंटरनेट इतनी तेज गति 4G और 5G फील कर पा रहे हैं, वो हमारा देन किसका है, तो वो मेरा इसी का देन है, ऑप्टिकल फाइबर का। कोएक्सियल केबल वो केबल होता है जो आपके घर में टीवी में लगा हुआ है, टीवी एंटीना में लगना। टीवी एंटीना का जो है ना, डिश टीवी जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उसमें जो वायर लगा है वो कोएक्सियल केबल है। आपके घर में अगर टेलीफोन लगा हुआ है, टेलीफोन वो पीएनटी वाला है, ट्रिंग ट्रिंग वाला, अगर वो लगा हुआ है तो उसमें जो वायर लगा होगा वो ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल है, इससे स्लो होता है, उतना फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर फास्टली की बात करें या लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होगा। अगर हम लोग टीवी एंटीना की बात करें तो कोएक्सियल का इस्तेमाल होता है, और अगर टेलीफोन की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, समय भी समाप्त हो रहा है। तो बच्चों, आज मैं सेशन यहीं अंत करता हूं, इसके बाद पेड की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो मिलते हैं वहां पे 12 बजे, वो बच्चे जो पेड में एनरोलमेंट कर लिए हैं और वो मजे से और बहुत सिंसियरली उससे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास मिलता हूं तुरंत जाके। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे कल 11:30 बजे। तो काइंडली 11:30 बजे यहाँ पे लाइव जरूर आइएगा, आपको निराश नहीं करूंगा, रिलेवेंट कॉन्टेंट दे के ही आपको यहाँ से भेजूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।